नमस्कार, मैं वैदिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट। और ये बड़ी खबर बस्ती से है। आज हमारे पास सुचरण साथ जी बैठे हुए हैं और मामला थाना पॉइंट बस्ती का है। वहाँ पर चौकी इंचार्ज हैं राहुल गुप्ता जी, जिन पे आरोप लगा हुआ है कि रुपए लेकर जो कुछ एक फर्जीवाड़ा आपके द्वारा हुआ, उनके द्वारा किया जा रहा है। इस पे पूरी बात क्या है, घटना क्या है, हमको बताएंगे आज। क्या मामला है इस बात पर लेकर? सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो सत्य को उजागर समाज में रख रहे हैं। जी। सर, ये ज़मीन का विवाद है। ये तहसील कर्मी और दशरथ ये प्रॉपर्टी डीलर का काम यहाँ करते पे थे। जो आरोप लगे हैं कि आपने कुछ दस्तावेज फर्जी रूप से पेश किया है, ये क्या मामला है? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये जो तथ्य बगैर जाने हुए जो है सोशल मीडिया पे चलाया गया है वो सब स सरासर गलत है। तथ्य कुछ आपके सामने है, उससे मैं आपको अवगत कराऊँगा। कौन कर रहा है ये काम? ये उसका लड़का शुभम कन्नौजिया और और सुनने में आ रहा है कि उसकी पैठ अधिकारियों में अच्छी है और वो अधिकारियों में उसकी अच्छी पैठ भी है और जी, लगातार आपको साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है। जी, मेरे पास प्रूफ़ भी है सर। आप दिखाएं मुझे कैमरे पर फोटो। ओके। आप जूम कर लें एक बार। ये है प्रशासन में उसका जो है। आप दिखाएं। घुमाते रहिए, पूरा घुमाते रहिए। ये बस्ती के आला कमान ऑफिसर हैं। बगल में फोटो खिंचाए हुए जो है शुभम कनौजिया, जो आप जो आरोपी है, ये सामने पड़ा हुआ है। इस पे आरोप है कि ये भूमाफिया है, उसका बेटा है। इनके पिता का नाम सत कुमार है। लगातार इनका पैठ अच्छे अधिकारियों में बना हुआ है। बस्ती के पूर्व एसपी के श्रीवास्तव जी हैं। और ये हाई कमान प्रोफाइल आए दिन ये कहते हैं कि आज फला अवसर फला जगह तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ, कब से ये विवाद शुरू हुआ और क्यों ये आपके पीछे लगातार पड़े हुए हैं? सर, ये विवाद 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें फर्जी वसीयत अनरजिस्टर्ड फर्जी बैनामे के जरिए फर्जी वसीयत के जरिए ये शहर की जो उन घरों को निशाना बनाया जिनके घर में कोई पढ़ा कोई लिखा वारिस नहीं नहीं है है। और कोर्ट कचहरी जानता नहीं है, ऐसे घरों को चिन्हित करके ये तहसील कर्मी से मिली भगत करके थाने से कुछ पुलिस भी इन्वॉल्व थे इसमें, ऐसे-ऐसे करके ये उसका आप ज़मीन का रिकॉर्ड देखिए, जबकि मात्र उसके पास 4 बिस्सा ज़मीन था, उस 4 उसके जिसमें उस 4 बिस्से में 4-5 भाइयों का हिस्सा हिस्सा था। 4 विश्व का मान ली खुद वो था। जी। उसके भाई कुछ मिस्त्री भी थे। इसमें आपकी जमीन जो थी कितनी आई थी इस मामले में लेकर? मेरा ज़मीन 16 बिस्सा था सर। 16 विश्व में आपकी आई थी। शहर की पुश्तैनी 16 बिस्सा ज़मीन जो है, फर्जी तरीके से ये इसके द्वारा हड़प लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने 2016 में जो है जब हम खतौनी पे आदेश देखा तो हमने दौड़ भाग चालू किया। बैनामे के ज़रिए आया था, रजिस्ट्री ऑफिस में हमने मुआयना कराया जहाँ से कोई बैनामा नहीं पाया गया, उसका रिपोर्ट है। फिर खारिज दाखिल 2011 में कराता है सर। 2011 में जब खारिज दाखिल कराया तो हमने पत्रावली के ज़रिए देखा कि कोई साक्ष्य मिले कैसे, जो हमको पता ही नहीं है। 84 में हमारे बाबा देहांत हो गया और उसके उपरांत 1986-87 में हमारे पिताजी के पास वरासत हो गया और 1986 से लेकर 2016 तक की खतौनी हमारे पास है। तो हमको क्या मालूम कब हमारा बैनामा, ये 97 में कैसे बैनामा संभव? आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी आरोप दशरथ कुमार के ऊपर लगा हुआ है, जो पिता है शुभम कुमार के। वास्तव में मामला पूरा क्या जानेंगे बस्ती के वरिष्ठ नेता और सीपीआईएम के लीडर कॉमरेड के तिवारी से। कॉमरेड, एक मामला भी सामने आया है। ये मामला एक जो आरोपी है, कोई भूमाफिया टाइप का आदमी है, जो आज जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, वहाँ पर निगाह गड़ाया हुआ है उनकी जमीन पे जो है। ये मामला पूरा क्या है और आप चाहेंगे आप विस्तार से बताएं मामले के बारे में हमें। इस तरह के कई गिरोह बस्ती में कार्यरत हैं। उसी में से एक गिरोह का हिस्सा दशरथ है। दशरथ ने क्या किया था, अभी हाल में आप देखे होंगे कि पुरानी बस्ती थाने के सामने दशरथ के पुत्र द्वारा एक उत्पात किया गया, जिसमें अपने को आग लगा लेने की धमकी, फांसी का फंदा, मेरे साथ गलत हुआ इस केस में, और राहुल गुप्ता साहब ने रुपया लेके कर दिया इस केस में, एफआईआर लगा दी। यहाँ से कहानी फिर से उल्टी शुरू होती। इसने मजबूर किया जब कुछ मीडिया पर्सन ने एक तरफा बिना तथ्यों को जाने किसी को विलेन और किसी को हीरो बनाना शुरू किया। मतलब तब मामला हमें लगा, मामला पुराना है और ये पुराना मामले को तूल दे रहा हाँ था। हाँ इसको लेकर आप आगे हाँ आए हुए हाँ, हैं। तब जी हमें लगा कि नहीं, ये पूरी पिक्चर, पूरी कहानी जी। बस्ती के लोगों के सामने, प्रशासन की करतूत, राजस्व प्रशासन की करतूत, पुलिस की करतूत सामने आनी चाहिए।
उस प्रकरण में भी मीडिया ने ये भी पूछना जरूरी नहीं किया कि जिस केस में राहुल गुप्ता के ऊपर आरोप लग रहा है उस केस में वो तीसरी बार एफआईआर लग रही थी। उससे पहले क्राइम ब्रांच विवेचना करके एफआईआर लगा चुका था, उससे पहले एसआई जितेंद्र सिंह विवेचना करके एफआईआर लगा चुके थे, और तीसरी बार राहुल गुप्ता ने लगाया। राहुल गुप्ता ने लगाया, ठीक है, राहुल गुप्ता ने लगाया, प्रशासन या न्यायालय चाहता वो विवेचना कराता। हम तो यहाँ तक चैलेंज कर रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक भी विवेचक का अधिकार रखता है। अगर आपको इन विवेचना पे नहीं अधिकार है, सीधे पुलिस अधीक्षक बस्ती को विवेचक बना के आप जांच करा लीजिए। तो उसके बाद हमें लगा ये कहानी की शुरुआत होती है इस गिरोह द्वारा कि आसपास के उन परिवारों को जिनकी वॉइस बेहद कमजोर है, जिनकी जानकारियां नहीं है, या जिनके परिवार के सदस्य कहीं बाहर काम करते हैं, उन परिवारों की पुश्तैनी भूमि को चिन्हित करना, तहसील में उनके साथ अपना एक गिरोह बनाना, पुलिस को प्रभावित करना, बिना अगले पक्ष को परिजनों को पता हुए उस जमीन का हस्तांतरण अपने पक्ष में करा लेना, और अपने पक्ष में खतौनी में नामांतरण कराने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन से मिलकर उसे बेच देना, बेचकर लाखों करोड़ों की आय करना। इसी कड़ी में इन्होंने शिकार बनाया रमेश निषाद को। इसी कड़ी में उन्होंने शिकार बनाया राम प्रकाश निषाद के परिवार को। ऐसे कितने मामले आपके सामने आए अब तक? कितने मामले ऐसे होंगे? इन 2 मामलों में तो जांच होकर एफआईआर की जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में गई और न्यायालय में विवाद चल रहा है। ये जेल भी गए, अपने साथ साथ 2 नायब तहसीलदार को भी जेल भिजवाए। रामनवल मिश्रा, प्रहलाद श्रीवास्तव, रामनवल मिश्रा नायब तहसीलदार, प्रहलाद श्रीवास्तव जो उस समय रजिस्ट्रार कानून गो थे, दोनों भी जेल गए और जमानत पे बाहर हैं। वो आपराधिक मुकदमा इन पे चल रहा है। इसके अलावा भी दशरथ के ऊपर न्यूनतम आधा दर्जन से ऊपर अन्य आपराधिक मामले की एफआईआर दर्ज है। कुछ में बरी हो गए होंगे, कुछ में ट्रायल चल रहा होगा। ये बताने का मेरा मकसद केवल इतना है कि विशुद्ध रूप से आपराधिक प्रवृत्ति और मानसिकता का व्यक्ति है धोखाधड़ी का। आपका आरोप यह है कि वास्तव में शुभम कुमार जो है एक अपराधी का बेटा है, उसको पनाह मिला है बस्ती पुलिस का? नहीं, हमारा कहना यह है कि अपराधी का बेटा अपराधी हो ऐसा मैं नहीं मानता जी। लेकिन अगर वो उसी विवाद में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो पुलिस को उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऑन मेरिट तथ्यों की जांच परख करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। पूरे प्रकरण में अगर रमेश के पुत्र हैं शिवचरण जिनका बयान लिया है, राम प्रकाश भी यहाँ है, राम प्रकाश का भी बयान आप ले सकते हैं। रमेश की भूमि हड़पी गई अनरजिस्टर्ड बैनामा दिखाकर, 97 का बैनामा दिखाया जा रहा है। मजे की बात यह है खुशकी बैनामा कुछ इसमें लिखा हुआ है जी। अनरजिस्टर्ड बैनामा, वही खुशकी बैनामा कहते हैं जी। उस बैनामे को दिखाया गया, जबकि 84 में इनके बाबा की, शिवचरण के बाबा अर्थात रमेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। 85-86 आते आते रमेश के नाम पाका 11 से दाखिल खारिज भी हो जाता है और 97 में दिखाया जा रहा है कि उसके बाबा ने उसकी जमीन 97 में बेच दी। 97 में तो खतौनी में थे भी नहीं, 97 में तो शिवचरण निषाद के पिता थे, बाबा थे ही नहीं, तो बाबा कैसे बैनामा कर देंगे अनरजिस्टर्ड 97 में? तो शुद्ध रूप से खुशकी बैनामा फर्जी था, फर्जी गढ़ा हुआ था। उसमें आगे चल के और रोचक तथ्य बताऊंगा। वहीं राम प्रकाश का क्या किया, फर्जी वसीयत 84 की दिखाकर, फर्जी वसीयत 88 की फर्जी वसीयत दिखाकर उनका भी। और एक अब इसमें रोचक तथ्य क्या है कि वसीयत 88 की अनरजिस्टर्ड बैनामा 97 का, 2011 तक कोई कार्रवाई नहीं, न इन्होंने दाखिल खारिज कराया न कुछ कराया। 2011 में इन दोनों प्रकरणों में एक ही दिन आदेश होता है दाखिल खारिज करके नामांतरण करने का।
जबकि दुनिया जानती है और विधि व्यवस्था में अमेंडमेंट भी हो चुका था माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद कि अनरजिस्टर्ड डीड 2000 के बाद कहीं भी किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगी। और 2011 में वो दो अनरजिस्टर्ड अभिलेखों के सहारे जो फर्जी गढ़े गए थे, उनके सहारे 2011 में रामनवल मिश्रा नायब तहसीलदार पहला थे। श्रीवास्तव रामनवल मिश्रा नायब तहसीलदार थे, रजिस्ट्रार कानून प्रहलाद श्रीवास्तव थे। इन लोगों की मिली भगत से वो दाखिल खारिज कर दी गई। उसके बाद भी 4-5 साल तक उस दाखिल खारिज को खतौनी में कंप्यूटराइज नहीं कराया गया। 2016 में कंप्यूटराइज कराया गया। उस समय शिवचरण रमेश का बेटा दुबई में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। किसी प्रॉपर्टी डीलर या किसी से इसे जानकारी हुई तो इसने वहां वेबसाइट पे जाके अपनी खतौनी देखी, तब इसे पता लगा। उसी समय इसे पता लगा कि राम प्रकाश के भी खानदान की भूमि दशरथ के नाम आ गई है। तो इसने राम प्रकाश को बताया, फिर ये अपनी नौकरी छोड़कर वापस आया। वापस आने के बाद तहसील में इसने रिकॉल के लिए कहा, एप्लीकेशन दिया, रिकॉल नहीं हुआ तो उसके खिलाफ भी 156(3) में गए। इसके अलावा अलग अलग रमेश और राम प्रकाश दोनों इस पूरे फर्जी अभिलेखों और जालसाजी के खिलाफ न्यायालय में गए। पहले पुलिस को तहरीर दी, पुलिस ने वहां कोई सुनवाई नहीं की, कोई जांच नहीं की। फिर ये लोग गए न्यायालय में जी। उसी बीच में ये पार्टी के संपर्क में आए। पार्टी के संपर्क में पार्टी ने मुझे सौंपा। मैंने देखा चूंकि एक पूरे भूमाफिया गिरोह काम कर रहा था और गरीबों की जमीन हड़प रहा था, इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि नहीं, ये जायज है, अगर फर्जीवाड़ा है तो हम लड़ेंगे। लड़ाई आज भी चल रही है। उसके बाद वो लड़ाई चली, विवेचना हुई। सबसे पहले इसमें विवेचक थे श्याम मोहन त्रिपाठी, कुछ दिन तक विवेचना किए। इसी बीच में उनका स्थानांतरण हो जाता है। पुनः विवेचक आते हैं विनोद यादव विवेचना करते हैं दोनों केसों की, राम प्रकाश वाले मामले की भी और रमेश शिवचरण निषाद वाले मामले की भी। दोनों में वो चार्जशीट सबमिट करते हैं। लेकिन उसमें भी आपने भी नाम लिया, लेकिन उसमें भी एक तकनीकी कमी थी। राजस्व कर्मी और अधिकारी के पद पे होने के कारण बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की संस्तुति चाहिए होती है चार्जशीट को न्यायालय भेजने के लिए। जी। उस प्रक्रिया को विनोद यादव ने शुरू किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जिला अधिकारी ने भेजा इस प्रकरण को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कमेटी में उस समय तक एसआई शायद दुर्गा प्रसाद आ गए थे। दुर्गा प्रसाद निजी तौर पे तलब हुए। दुर्गा प्रसाद ने सारे तथ्यों की जानकारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने दोनों अधिकारियों के खिलाफ मुख्य अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाने की इजाजत दी। तब वो चार्जशीट न्यायालय में गई और न्यायालय में दशरथ 24 महीने जेल रहे। गिरफ्तारी रामनवल मिश्रा की भी हुई, गिरफ्तारी प्रहलाद श्रीवास्तव की भी हुई। ये तीनों आज की तारीख में बेल आउट हैं। अब वो प्रकरण चल रहा था, आपराधिक प्रकरण है, न्यायालय में मामला है, चार्जशीट है, इसमें हमें क्या करना है। जी। न्यायालय जो भी निर्णय देगी उनकी भी सुनेगी, हमारी भी सुनेगी। जो निर्णय देगी वो अंतिम होगा। इस बीच में रेवेन्यू में क्या हुआ, रेवेन्यू में उस रिकॉल न करने को लेकर जब सीजेएम के यहाँ आपराधिक मुकदमे में शिवचरण गए तो वहां नायब तहसीलदार तलब हुए। तो नायब तहसीलदार ने कहा कि नहीं, हम जांच करेंगे। उन्होंने फिर से रमेश का रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद आगे चल के राम प्रकाश की भी पत्रावली रिकॉल हुई और रिकॉल के बाद सारी जांच होने के बाद जो फर्जी नामांतरण दाखिल खारिज के जरिए 2011 में हुआ था, उस आदेश को निरस्त करते हुए खतौनी पूर्ववत बहाल कर दी गई और वो खतौनी में नामांतरण भी पूर्ववत हो गया। दशरथ का नाम वहां से खारिज हो गया। दशरथ एक आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी के यहाँ गए थे, वहां से भी खारिज हुआ। राम प्रकाश के खिलाफ ये कमिश्नर के यहाँ गए, वहां से खारिज हुआ। उसके बाद ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में याचिका डाली थी, वो याचिका भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खारिज कर दी। तो ये रेवेन्यू की लड़ाई थी, मौके पे कब्जा इनका था। अब अपने आपराधिक मुकदमे में सुलह के लिए
क्योंकि सारा फर्जीवाड़ा अभिलेखी साक्ष्य है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है। दबाव बनाने के लिए इन्होंने, इनके पुत्र ने पुलिस विभाग में अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाना शुरू किया। अभी कुछ फोटोग्राफ्स आप देखे होंगे, तत्कालीन डीआईजी ए.के. राय के साथ इनके फोटोग्राफ हैं, पूर्व एसपी हो गए और तमाम चीजों के पूर्व एसपी के साथ हैं। चलिए, एक आप कह सकते हैं कि आईपीएस अधिकारी के साथ फोटो होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जगह बड़ी बात है कि किसी भी आईपीएस के साथ उसकी कुर्सी के बगल में खड़े होकर टेबल के उस पार आप फोटो नहीं खिंचा सकते। आप कुछ देते हुए फोटो खिंचा सकते हैं, कुछ लेते हुए खिंचा सकते हैं, सार्वजनिक स्थल पर खिंचा सकते हैं, लेकिन बावर्दी अगर कोई सीनियर आईपीएस टेबल के उस पार अपनी प्रतिष्ठित कुर्सी पर खड़ा होकर वहां अपने दाहिने लेके फोटो खिंचवाता है तो निश्चित तौर पे इन्फ्लुएंस है। अब ये इन्फ्लुएंस किस तरीके का है, कुछ तो क्लियर शुभम ने किया है राहुल गुप्ता के प्रकरण में, संभव है वो हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन इन्फ्लुएंस था। उस इन्फ्लुएंस का दूसरा प्रमाण ये है कि इन्होंने कई तहरीर जांच की थी जी। अनिल राय ने यही बर्थ सर्टिफिकेट का सवाल लेके इन्होंने अनिल राय डीआईजी को तहरीर दी। डीआईजी ने एडिशनल एसपी और ईओ नगर पालिका को कमेटी बनाकर जांच करने का आदेश दिया जी। उन दोनों लोगों ने जांच किया और जांच करने के उपरांत दोनों की रिपोर्ट गई कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, ये बर्थ सर्टिफिकेट नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है। अब उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा फिर तहरीर दी, जिसकी जांच गांधीनगर चौकी ने करके उसने भी यही रिपोर्ट लगाई। चूंकि जमीनी विवाद में ही अपराधी मुकदमे में फंसे हैं तो सुलह उलह करने का दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। उन जांच रिपोर्टों की बात मीडिया क्यों नहीं करता? और जहां तक अब आइए, तीसरी बार इन्होंने फिर एक एफआईआर की तहरीर दी, टाइपशुदा तहरीर है, टाइपशुदा तहरीर है। और टाइपशुदा तहरीर पे एसपी बस्ती सीधे आदेश करते हैं एसएचओ पुरानी बस्ती अभियोग पंजीकृत करें। लेकिन कमाल यह है, उस टाइपशुदा तहरीर पर आवेदक शुभम कन्नौजिया के दस्तखत नहीं है। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा अपने आप में साबित हो रहा है लगातार बस्ती पुलिस के ऊपर। एक आईपीएस टाइपशुदा तहरीर पे जिसपे वादी के हस्ताक्षर भी नहीं है और उस पर सीधे एसएचओ को आदेश देता है कि आप अभियोग पंजीकृत करें। एसपी का नाम क्या है? कौन से एसपी थे? तत्कालीन एसपी दिलीप श्रीवास्तव साहब, जिनके साथ भी आशीष श्रीवास्तव साहब, जिनके साथ भी शुभम की तस्वीर बड़े क्लोजनेस के साथ आपके सामने। अब इस तहरीर पे विवेचना होती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है SC ST सहित अन्य दाखिल में, और सीओ शक्ति सिंह विवेचक बनते हैं। इस SC ST एक्ट के मुकदमे में न तहरीर को कंप्यूटराइज करने वाला व्यक्ति बता पा रहा है कि विवेचक के दस्तखत नहीं है, न सीओ साहब ने कभी देखने की जरूरत समझी। 161 में शुभम कन्नौजिया का बयान तो दर्ज कर लिया, लेकिन ये नहीं बता सकते कि शुभम कन्नौजिया के हस्ताक्षर वही हैं जो इस तहरीर में है, क्योंकि तहरीर पे हस्ताक्षर है ही नहीं है। और ये प्री प्लान था, इन्फ्लुएंस के तहत इसमें चार्जशीट लगानी थी। शक्ति सिंह से हम मिले थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डेलीगेशन लेके। तहरीर में कहा गया है कि दक्षिण दरवाजा चौराहे पे हमारे साथ अमुक अमुक व्यक्तियों ने ये सारी घटना की। हमने उनसे कहा था कि दक्षिण दरवाजा चौराहा शाम की घटना आप बता रहे हो, आपकी चौकी है, आपके पुलिस वाले रहते हैं, सीसीटीवी की फुटेज है, आप निकाल के देख लीजिए, ऑन मेरिट जो हो आप कर दीजिए। लेकिन चूंकि इन्फ्लुएंस था, उन पे दबाव था, अब किस तरह का इन्फ्लुएंस था मैं नहीं जानता, लेकिन शक्ति सिंह साहब ने जो चार्जशीट लगाई
उसमें जो घटना स्थल तहरीर में दर्शाई जा रही है उससे करीब 80 मीटर दूर गली में जाके उस घटना का नजरी नक्शा बना के कि घटना यहां हुई थी, उन्होंने चार्जशीट लगा दी, जिसके खिलाफ हम डीआईजी, उस समय तक डीआईजी आ गए थे भारद्वाज साहब, हम डीआईजी के पास गए, हमने कहा आपकी पुलिस कर क्या रही है। और जब ये गया वहां चार्जशीट न्यायालय में, तो न्यायालय में इस चार्जशीट के खिलाफ हम हाई कोर्ट चले गए क्वेश्चन करने के लिए। हाई कोर्ट ने हमारी बात सुनी, प्रोसीजर स्टे कर दिया, सीओ साहब को तलब किया है, एसपी साहब को तलब किया, अपोनेंट पार्टी को तलब किया है, हाई कोर्ट इस विषय को देखेगा। और निश्चित तौर पे मैनुअल गलती नहीं है या अपवाद नहीं है, ये जानबूझकर किसी के प्रभाव में फर्जी मुकदमा खड़ा करने की एक बेरहम कोशिश है। डीआईजी साहब से जब हम गए तो उसने एक और तहरीर दी कि बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी हैं। जी। बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी हैं। ये वो तहरीर थी जिस पर पूर्व डीआईजी अनिल राय साहब ने एडिशनल एसपी और ईओ नगर पालिका बस्ती की कमेटी बना के जांच करा रखी थी। उसके बावजूद कुछ नहीं मिला था, तो पुनः उसने तहरीर दी एसपी बस्ती आशीष श्रीवास्तव साहब को, और उन्होंने पुनः एसओ पुरानी बस्ती अभियोग पंजीकृत करें। अपने डीआईजी के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को भी नहीं अध्ययन किया, न देखने की जरूरत समझी, उन्होंने सीधे एसओ पुरानी बस्ती को आदेशित किया कि अभियोग पंजीकृत करें। अभियोग पंजीकृत हुआ, जांच हुई, इस जांच को पाया एसआई जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह साहब ने इन तथ्यों को फर्जी पाते हुए एफआईआर लगाई। एफआईआर लगाने के बाद न्यायालय में एफआईआर नहीं गई, फिर ये आशीष श्रीवास्तव साहब पास जाते हैं और कहते हैं साहब इस विवेचना से हम संतुष्ट नहीं हैं, पुनः विवेचना कराई जाए। दोबारा पुनः विवेचना क्राइम ब्रांच को दे दी जाती है, क्राइम ब्रांच विवेचना करती है और क्राइम ब्रांच विवेचना पूरी करके एफआईआर लगा के भेज देती है। तब ये एफआईआर जाती है न्यायालय में, न्यायालय ने फिर से कह दिया पुनः विवेचना को। तीसरी बार ये विवेचना पाते हैं राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता भी सारे तथ्यों की जानकारी होने के बाद और पूर्व की विवेचना और जांच कमेटियों की रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद जैसे भी किया हो, उन्होंने भी एफआईआर लगा देते हैं वो भी। और जब ये एफआईआर आती है तब ये पुलिस को एक बार और दबाव में लेने के लिए पुरानी बस्ती थाने के सामने ये ड्रामा खड़ा करता है। कनस्तर तेल लेकर फांसी लगा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये है वो है। उन जिन बिंदुओं को उठा रहा है उन बिंदुओं पे भी मैं बात कहूंगा। उसके बाद अब पुलिस के हाथ में है कि पुलिस उसकी सुनती है कि वादी और गवाहान की सुरक्षा, अगर कोई मुकदमा न्यायालय में चला जाता है, चार्जशीट है, तो गवाह वादी की सुरक्षा देना बस्ती पुलिस का काम है। पुलिस किसके प्रभाव में काम करती है, ये देखने की चीज आने वाले दिनों में हम देख लेंगे जी। और अगर पुनः विवेचना करानी है तो बार बार किसी छोटे पुलिस अधिकारी की गर्दन देने के बजाय मेरी राय ये है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग ये है कि एसपी बस्ती को विवेचक बना दीजिए। पुलिस अधीक्षक बस्ती भी विवेचक हो सकते हैं। अगर इतना प्रभावी आदमी है तो एसपी बस्ती स्वयं विवेचना कर लें, विवेचना करके तथ्यों के आधार पर लगा दें चार्जशीट, हम तैयार हैं। लेकिन इस तरह का ड्रामा बार बार नहीं होना चाहिए जी। मामला न्यायालय में गया, हमारी ओर से, रमेश की ओर से, राम प्रकाश की ओर से कोई भी कंप्लेंट निजी तौर पे दौरान विवाद कभी भी किसी भी थाने पे अन्यत्र नहीं दी गई जी। इसकी तरफ से हर 6 महीने पे एक कंप्लेंट कि साहब मुझे जात की गाली देते हैं, मुझे ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो हमें उस पर भी नहीं ऐतराज है, आप कंप्लेंट की जांच करो, लेकिन कंप्लेंट अगर झूठी पाई जाती है तो उचित धाराओं में झूठा
केस करने और के लिए फर्जी कार्रवाई की केस जाए। करने के प्रयास के लिए इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। अभी देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अब रही बात शुभम के आरोपों की, 2 बर्थ सर्टिफिकेट की कि साहब 2 बर्थ सर्टिफिकेट 2 तारीख में कैसे जारी हुआ। अब अगर दोनों बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में नगर पालिका से पूछा गया, नगर पालिका ने कहा कि एक बर्थ सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से जारी हुआ है। जी जब एक बार वो जारी हो गया तो किसी भी सहज काउंटर पे जाकर आप ऑनलाइन अब उसकी डुप्लीकेट कॉपी कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। निकाला जी इन लोगों ने भी। जी इसका कहना है कि नगर पालिका ने दोनों जारी किया। अगर दोनों दो अलग अलग मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हैं तो दोनों के कंटेंट भी अलग अलग होने चाहिए, दोनों की विषय वस्तु भी अलग अलग होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सिवाय जारी होने की तारीख छोड़कर एक मूल है जो नगर पालिका ने जारी किया, बाकी जिस दिन सहज से ही मृत्यु सर्टिफिकेट जारी कराए होंगे, जारी करने की तिथि वो रही होगी डुप्लीकेट। तो ये बिल्कुल तथ्यहीन, आधारहीन है, केवल आरोप लगाने के लिए लगाए गए आरोप है। अब आइए, ये पूरा खेल आप देख पा रहे होंगे अभी तक। अब आइए उसमें जी एक और रोचक घटना बता दें। जब मृत्यु प्रमाण पत्र की बात है, इस पूरे मुकदमे में 3 मृत्यु प्रमाण पत्र हैं। नाम बताएं आप। एक है दयाराम का, जी जिसको इन्होंने चैलेंज किया है, और एक 97 के गवाह का, क्या नाम है उसका, दुलारे का, और तीसरा एक अमीन का है, जाहिद अली। जी 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 ये दयाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र को चैलेंज करते हैं, जिसपे हमने अपना पक्ष रख दिया। अब आइए दुलारे पे। 1997 के बैनामे में जो खुशकी बैनामा है उसमें दुलारे को इन्होंने गवाह बना रखा है, जबकि दुलारे की मृत्यु इससे पहले हो चुकी है और हमने पेपर देखा अभी इसमें। उससे पहले हो चुकी है, और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसी नगर पालिका द्वारा आप देख पा रहे होंगे ये पहले ही सर्टिफिकेट है। जारी हो चुका है। ये दुलारे मतलब जो गवाह उसमें दिखाया गया है, बैनामे में दिखाया गया है। हो सकता है भूत बन के आया हो, दस्तखत किया हो ये पूरा इन खेल आप प्रभावी लोगों के सामने। जी तो मृतक उस खुशकी बैनामे में इनका गवाह है। सपने। अब आइए तीसरा जो मैंने जाहिद अली नाम लिया वो जी अमीन था तहसील में। जी दाखिल खारिज का एक नियम है, अगर उसकी नोटिस लेने से कोई पक्ष इनकार करता है, खासकर विक्रेता, तो लेने से इनकार किया करके जब नोटिस वापस आती है तो तहसील का नियम है कि डुग्गी मुनादी कराई जाए, जी और ये कार्य अमीन से लिया जाता है। तो इनकी तहसील में इतनी गहरी पैठ थी कि ये इसमें जो दर्शाया गया कि जाहिद अली जो अमीन थे वो गए और उन्होंने डुग्गी मुनादी करके अनाउंस करके आए, और उसके आधार पर फिर दाखिल खारिज का निर्णय किया गया। जाहिद अली की मृत्यु जिस तारीख को डुग्गी मुनादी करता है उससे लगभग कितने वर्ष पहले, उसके करीब साल भर पहले उसकी मृत्यु हो जाती हुई रहती है। ये पूरी कहानी आप फिल्म नहीं हुई है, ये भूतिया कहानी बिल्कुल नहीं है, वास्तव में एक घटना है बस्ती में और ये पेपर सामने आपके अब पड़े हो हुए हैं। सकता है कि जाहिद अली का जिन्न आकर नायब तहसीलदार रामनवल मिश्रा और प्रहलाद श्रीवास्तव और दशरथ और उनके खानदान के कहने पे जाके रमेश के घर पे या मोहल्ले में डुग्गी मुनादी करके आया। ये बताने का हमारा केवल एक मकसद है कि कितनी गहरी पैठ है भूमाफियाओं का हमारे पुलिस और राजस्व विभाग से। ये उदाहरण उसके लिए काफी हैं। अब आइए एक और उदाहरण देता हूं। जब इस प्रकरण में चार्जशीट लग गई तो उस मोहल्ले के तमाम लोग जिनकी जमीनें तमाम तरह से इन लोगों की टीम द्वारा हड़पी गई है, वो लोग सामने आने शुरू हुए। तो जैसी आदत है, सीपीएम ने कहा भाई आप लोग अपनी एक महजरनामा बनाइए, कंप्लेंट कीजिए, जांच हो जाएगी। अगर आपके आरोप सच हैं तो उन आरोपों के आधार पर भूमाफिया चिन्हित हो जाए। ये दोनों प्रकरण उजागर होने के बाद
उस इलाके में जो भी पीड़ित थे इनसे, जिनकी जमीनों को, जिनके प्रॉपर्टीज को इन्होंने विभिन्न तरीकों से हड़पने की कोशिश कर रहे थे या ले चुके थे, वो लोग धीमे धीमे करके सामने आने शुरू हुए। जब उनकी संख्या काफी हो गई तो मैंने कहा, सीपीएम ने कहा कि आप एक काम कीजिए, महाजननामा बना के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक बस्ती के संज्ञान में दे दीजिए, वो जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी होगा उसके हिसाब से, अगर भूमाफिया है तो भूमाफिया चिन्हित होगा जी। इसकी शिकायत महाजननामे की पुलिस अधीक्षक बस्ती को, आशीष श्रीवास्तव को, संकल्प शर्मा के जमाने में दी गई जी। वो जांच तत्कालीन एडिशनल एसपी पाए। एडिशनल एसपी के सामने, एडिशनल एसपी के कार्यालय में बारी बारी से सबका बयान हुआ। आज तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ न इन पीड़ितों को मालूम है, न हमने कोशिश किया जानने की कहाँ है। दूसरी ओर डीएम थे आशुतोष निरंजन साहब, उनको ही जांच, उनसे भूमाफिया दर्ज करने की मांग की गई महाजननामे के साथ। उन्होंने जांच कराई, जांच लंबित रही, इन बिटवीन वो चले गए। फिर प्रियंका रंजन साहब मैडम आई डीएम हो गए, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एसडीएम सदर, सीआरओ और एडीएम को 3 की कमेटी बना दी कि पूरे प्रकरण की जांच करके इसमें आप रिपोर्ट लगाइए। एसडीएम सदर ने बयान भी लिया इन पीड़ितों का। उसके बाद सीआरओ ने तहसील से डॉक्यूमेंट मांगा कि भाई इन बयानों के संदर्भ में जो सरकारी अभिलेख क्या कहते हैं वो दीजिए। आज 3 साल से ऊपर हो गए, 3-4 साल हो गए, आज तक तहसील ने न कोई रिपोर्ट दी, न उस जांच का कोई निर्णय पहुंचा। तो एक के पक्ष में प्रभावित होकर इतना सब कुछ, रफ्तार तेज है और एक मामले में आज तक गाड़ी स्लो ही है। पुलिस को बताना चाहिए कि उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, उस जांच रिपोर्ट में तथ्य क्या मिले, आप खारिज कर दीजिए। कितने मामले होंगे? अभी फाइल लंबी है, मोटी फाइल सामने पड़ी हमारे, कितने कम मामले? से कम 1 दर्जन से ऊपर मामले हैं। वो भी शहर के मामले हैं और शहर की जमीन का है, मकान का है। भूमाफिया आपने बताया ये जो सत कुमार है, ये इसका नाम यही है कि मतलब कोई और भी शामिल इस मामले में है? ये पूरे गिरोह का काम होता है। 2 नायब तहसीलदार गिरोह के सदस्य ही तो माने गए। मतलब खाली ये प्लेयर और बॉस की और है? प्लेयर हैं, ये पूरा गिरोह है जो इस तरह की जमीनों को चिन्हित करता है। पूंजी लगाने वाला कोई और है, खेलने वाला कोई और है, फर्जीवाड़ा करने वाला और कोई है, फर्जीवाड़े में पुलिस की मदद करने वाला, पुलिस की लेने वाला कोई और है, और इस सारा गिरोह मिलके इस तरह करोड़ों रुपए की हेराफेरी और फर्जीवाड़ा बस्ती में कर रहे हैं। ये इसकी पूरी कहानी है। अब तक कहानी में आप जान पाए होंगे किस तरह की भूमाफिया अपने कुछ प्लेयर लगाता है। वो प्लेयर खोजते हैं कि जमीन कहाँ पे खाली पड़ी है, किस पर कोई किसी का अधिकार नहीं है, कौन कमजोर गरीब है। ऐसे में वो पूरा काम करके जो है कि सिस्टम बनाकर तहसीलदार हो गए, उनको हो गए, मिलकर एक पूरा प्लान बनाते हैं और जमीन को हड़पते हैं। आखिरकार ये पीड़ित कहाँ पर जाएंगे, किससे लड़ेंगे? लड़ाई एक तरफ जिस तरह पुलिस लगातार रफ्तार से काम कर रही है, दूसरी ओर आप देख पाएंगे कि जहाँ पे जमीनी मामले जो वादी हैं, विवादी जो भी लोग हैं वहाँ पे शामिल है, एक अन्य पक्ष जो है वहाँ पर आज तक न्याय से वंचित है। वो रिपोर्ट कहाँ गए, आज बयान तो लगते हैं पर रिपोर्ट कब आएगी कोई इसका पता नहीं है। और तमाम सीओ डीएम जो भी आला अधिकारी इस मामले में है अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। आखिरकार ये शुभम कन्नौजिया और सत कुमार जी किस तरह के व्यक्ति हैं और क्या है निर्णय आप करेंगे, और मामले में किस तरह से आज काम हो रहा है आप देख पाएंगे। इसमें सरकार भी शामिल है या कोई ऐसे नेता वगैरह कोई शामिल किसी पार्टी के हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? इसकी सूचना थी कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से दशरथ ने संपर्क किया था जी, मदद मांगा था, लेकिन पार्टी का नाम आप लेना चाहेंगे इस मामले में? लेकिन उस तरह की प्रभावी मदद इनको किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता ने देने और अब तक इनके बॉस का नाम कुछ नहीं। अब इनका बॉस पुलिस का काम है, डीएम का काम है, रेवेन्यू का काम है कि अगर बस्ती में गरीबों की जमीन हड़पी न जाए, इसकी सीधी जिम्मेदारी जिला अधिकारी और पुलिस, इसकी सीधी जिम्मेदारी जिला अधिकारी बस्ती और पुलिस अधीक्षक बस्ती की है। ये इतनी मोटी फाइल, ये सारे मामले हैं और आप फाइल और भी रखी है सामने हमारे। वास्तव में जांच क्या है और पुलिस क्या है, विभाग क्या है, आप निर्णय करें। एक गरीब आदमी अगर न्यायालय जाता है और पुलिस के पास जाता है तो वास्तव में फंस रहा है कि न्याय पा रहा है।
आपको जानना पड़ेगा। अब अगर आप वास्तव में किसी मामले में थाने जाते हैं तो आप जान जाए पहले कि आपको न्याय मिल रही या नहीं मिल रही है, आपको मिलना किससे, क्योंकि आजकल अपराधी सक्रिय हैं। आज उनके बेटे आज पैठ बनाकर एसपी के यहाँ, जो भी आलाधिकारी हैं डीआईजी के यहाँ बैठे हुए हैं। यदि आप इस तरह मामले में कभी कोर्ट गए या न्यायालय में गए, अधिकारी के पास गए, तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये मामला लगातार कई सालों का है। आज सालों बीते हुए हैं, इस मामले में इतनी मोटी फाइल लगी हुई है, पर फाइल में रिपोर्ट कहीं भी नहीं है। जांच तो बैठती है, जांच होती नहीं है। आखिरकार सरकार और पुलिस विभाग इस मामले पर संज्ञान कब लेगी, और कब राम प्रकाश को और ऐसे अन्य लोग, राम रमेश, अन्य लोग जो शामिल मामले में हैं, आज जो चाहते हैं उनको न्याय मिले, जो उनका जमीन उनको वापस मिल जाए, ऐसे में कब कार्रवाई हो पाएगी, इस तरह का फर्जीवाड़ा कब बंद होगा, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। और बस्ती में ये भूमाफिया किस तरह आज शहर में एक्टिव है, ऐसे जाने कितने गिरोह और काम कर रहे होंगे, ये जानकारी अब तक नहीं हो पाई, क्योंकि पेपर में दर्ज भी नहीं है। क्योंकि आज गरीब आदमी अपना काम करे, घर चलाए, या फिर लगातार कोर्ट और न्यायालय में जाए। ऐसे में सीपीआईएम ने लड़ाई लड़ी और मामला यहाँ तक पहुंचा हुआ है। मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई, आपको तो अभी साहब ने बताया किस तरह से आज मामला लगातार कोर्ट से लेकर विवेचना हो रही है, रिपोर्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक पक्ष जो है शुभम कुमार कन्नौजिया, उसका पक्ष लेकर आज राहुल गुप्ता के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया, और रमेश के बेटे सुशांत निषाद के ऊपर आरोप लगा कि भाई कि इन्होंने ये मामला क्या, ये जो भी काम किया, वास्तव में सच्चाई कितनी होगी आप जान पाएंगे। इस मामले को लगातार मीडिया बिछाली और ये आरोप लगाया कि इन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया, मगर वास्तव में आरोप और ये फाइल देखकर लगता ही है कि इसमें बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। और अगर अधिकारी वास्तव में सही से काम करेंगे, इस मामले में जो पीड़ित आज भी बैठे हुए हैं, कोई असहाय है, कोई बेड रेस्ट है, कोई यहाँ तक आ नहीं सकता है, सब गरीब लोग ही शामिल है मामले में। सरकार अगर चाहेगी, इस मामलों को लेकर जांच करेगी, तो बड़े से बड़े लोग इसके मामले में सामने आएंगे, उनका पर्दाफाश होगा और एक गरीब को न्याय मिल पाएगा। शायद आपकी मांग भी होगी। हमारी मांग ये है जी, हमें एक बात अंत में और कहनी। जी, इसके ड्रामे के अगले दिन जी, शिवचरण के ऊपर 151 में चालान कर दिया जाता है। जी, चालानी रिपोर्ट में दर्शाया जाता है कि शिवचरण के परिवार से इनकी जमीनी रंजिश है, जिसके तहत शांति भंग का अंदेशा है, इसलिए शिवचरण को 151 में हम गिरफ्तार करके पेश जी। कर। हमारा इतना कहना है कि एक तरफा ड्रामे पे उस दिन का पूरा ड्रामा शुभम का शिवचरण, निषाद या रमेश के खिलाफ नहीं था। पुलिस विभाग के एक अधिकारी के ऊपर लगाए गए गलत सही आरोपों को लेकर पुलिस विभाग के खिलाफ था। जी, तो चालान हमारा क्यों? नंबर दूसरी बात, जी, अगर हमारा चालान आवश्यक था तो चालानी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया जाना चाहिए था किस घटना को लेकर हम इस चालान करने पर विवश हुए। और इस तरह हम साबित कर रहे हैं कि पुलिस अभी भी उससे प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है। क्या कारण है मैं नहीं जानता, वरना एक तरफा जिस पक्ष ने आज तक कोई भी निजी शिकायत दशरथ या उसके परिवार के खिलाफ न दी हुई, जी, वो कहीं अपना काम कर रहा हो, एकाएक पुलिस आवे और कहे आपके ऊपर शांति भंग का आरोप है, आप चलिए, उसके बाद ले आके जमानत कराने विवश कर दे, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने पुलिस उन्हीं गिरोहों की मदद के भूमिका में आ गई है, जो स्वीकार नहीं है। माकपा के तौर पर, नेता के तौर पर मेरा अब साफ साफ कहना है कि अगर इस प्रकरण से जुड़े किसी भी व्यक्ति की असामयिक दुर्घटना या मृत्यु कारित होती है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी शुभम कन्नौजिया, दशरथ कन्नौजिया, स्थानीय पुलिस प्रशासन की मानी जाए। वास्तव में एक बड़ी घटना और बड़ी रिपोर्ट है, और मामले में शायद गिरोह शामिल है, और ये आस्था हो सकता है, मेरा भी अनुमान है। जहाँ पे इतनी मोटी फाइल और करोड़ रुपए का मतलब एक अनुदान और लागत शामिल हो, इतना बड़ा लाभ हानि का सौदा हो रहा हो, वहाँ पर कुछ भी होना संभव है। क्योंकि अस्थि में आजकल आए दिन लगातार हत्याएं आम बात हो गई हैं, यहाँ पे लाश नदी में मिलते रहते हैं। ऐसे में आपने आरोप लगाया कि इस मामले में यदि कुछ होता है जो पीड़ित परिवार के साथ में, तो जिम्मेवारी जो है रमेश कुमार के बेटे की कुछ हादसा होता है, राम प्रकाश जी का साथ कुछ हादसा होता है, ऐसे में शुभम कुमार और सत कुमार के ऊपर आरोप लगता है।
ऐसे में बस्ती पुलिस को जानना होगा कि मामले में कितना कार्रवाई कर पाएगी और कहाँ तक इन लोग को न्याय मिल पाएगा, ये देखना अहम होगा। आगे की जो घटनाएं होंगी आपको इससे मौत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।